सो रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, नेम डे 35 और इसको ओपन करते हैं VS कोड के अंदर, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो पहले रिएक्ट की नीड क्यों है हमें इसको समझते हैं। ओके, तो मान लो मेरे पास एक HTML की फ़ाइल है, एक JS की फ़ाइल है, इतना तो आपको पता ही है। और HTML के अंदर कुछ ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। और ठीक है, JS को साइड में ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से एरे है जिसके अंदर कुछ नाम है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ नाम है, लेट से सौरभ है, ठीक है, राहुल है एंड मोहित। मान लो ये 3 नाम मेरे पास यहाँ पे है। अब इनको मुझे दिखाना है यहाँ पे लिस्ट के अंदर। लिस्ट कैसी होती है हमारे पास, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड हो सकती है। जैसे अनऑर्डर्ड है मान लो, तो यहाँ पे मुझे ये 3 नाम दिखाने हैं। या तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ LI के अंदर कि सौरभ एंड देन राहुल देन मोहित, इस तरीके से ये 3 नाम या तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। बट करना क्या है हमें, HTML के अंदर से डायरेक्टली इस तरीके से नहीं दिखाना है नाम। कैसे दिखाना है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे है इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे ये दिखाना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस और नो, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर के जो आइटम्स हैं उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ लिस्ट के अंदर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस और नो, यूजिंग जावास्क्रिप्ट? क्या ऐसा पॉसिबल है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्या वॉइस क्लियर नहीं है? अभी क्लियर? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से एलाइज इंसर्ट करने से, लाइक इस तरीके से नहीं करना है बेसिकली। यहाँ पे जो मेरे पास एरे है इसकी हेल्प से ये 3 के 3 जो नाम हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाना है पेज के अंदर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ द क्वेश्चन। कर सकता हूँ, ओके। और कोई? ठीक है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कैसे कर सकते हैं इस काम को? अगर आपको याद हो तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डॉम मैनिपुलेशन का। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा बार बार। तो इसको मैं एक आईडी देता हूँ इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को, मान लो लिस्ट ही दे दी इसकी आईडी। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, कि कॉन्स्ट लिस्ट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। क्या है आईडी? लिस्ट। इस तरीके से मुझे ये लिस्ट यहाँ पे मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। आपको आइटम क्रिएट करना आता होगा। कॉन्स्ट, मान लो एक लिस्ट आइटम क्रिएट करना है, कॉन्स्ट LI इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। याद है क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर आप कोई सा भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एक LI क्रिएट कर दिया। या तो मैं ऐसे क्रिएट कर लूँ LI, जो कि अलाउड नहीं है हमारे केस में। तो हमें LI क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से JS के अंदर। अब इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं होगा, तो सबसे पहले कंटेंट ऐड कर देते हैं कि LI डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू लेट से सौरभ। तो सौरभ को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, यहाँ पे नेम्स 0, इस तरीके से करते हैं। इसके अंदर इंडेक्सिंग होती है हमारी, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई सौरभ। देन फाइनली मेरी जो लिस्ट है, लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, ये जो वेरिएबल मैंने अभी अभी बनाया LI, ये जो एलिमेंट मैंने बनाया, देन लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड कर दिया। अब क्या होगा, अब ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए था बट नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट को ऐड ही नहीं किया यहाँ पे। स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट JS, तो यहाँ पे ऐड करना नहीं भूलना है। तो अब यहाँ पे मुझे ये दिखाई देगा सौरभ इस तरीके से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी आइटम्स को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। बट अभी सिर्फ एक आइटम ऐड हुआ, 3 आइटम ऐड करने के लिए मुझे सेम काम 3 बार करना पड़ेगा। तो इस काम को मैं लूप की हेल्प से कर सकता हूँ। अब सेम काम 3 बार क्यों करना है, तो लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, देन लूप चला लेते हैं। लूप इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं इस एरे के अंदर। पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ प्रॉब्लम कि रिएक्ट को यूज़ क्यों करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ पे नेम्स डॉट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ईच लूप, मैंने आपको बताया था। फॉर ईच के अंदर क्या होगा, एक एक करके हर एक आइटम के पास जाएंगे हम, पहले सौरभ, देन राहुल, देन मोहित, इस तरीके से। तो ये आइटम हम स्टोर कहाँ करेंगे, इस आइटम के अंदर। देन एक बनाएंगे एरो फंक्शन, इस एरो फंक्शन को बता देंगे कि करना क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार पहले तो आइटम क्रिएट कर रहे हैं कि कॉन्स्ट LI इज इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई, एक एल आई क्रिएट कर लिया। इस एल आई के अंदर कंटेंट क्या आएगा, एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ये आइटम, क्योंकि आइटम के अंदर एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आइटम की वैल्यू आ गई। देन फाइनली इस आइटम को हम अपेंड कर देंगे कहाँ पे, लिस्ट के अंदर, कि लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड एल आई, जो मैंने अभी भी बनाया, तो उस लिस्ट के अंदर ये एल आई हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो जितनी भी वैल्यूज़ मैं वहाँ पे ऐड करूँगा वो 3 की 3 यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैंने कहाँ से डॉम मैनिपुलेशन कहाँ से किया, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये कोड सभी के समझ में आता है, क्योंकि इसी के बाद हम जावास्क्रिप्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये कोड समझ में आता है तो सभी के। हमने इस लिस्ट को पहले यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक एरे था, उस एरे के अंदर एक लूप यूज़ किया, एक एल आई आइटम हमने यहाँ पे क्रिएट किया, देन उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट में क्या डाल दिया, जो भी इसके अंदर कंटेंट है, सौरभ राहुल इस तरीके से, देन उसको अपेंड कर दिया। फॉर ईच की जगह मैप यूज़ कर सकते हैं, नेम्स डॉट मैप, देख लो मैप भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, मैप भी यूज़ हो सकता है। तो क्लियर है सभी को ये चीज़, यस और नो, ये कोड सभी को समझ में आता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैं इस एरे के अंदर एक और आइटम ऐड करता हूँ बाद में मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाके ऐड कर दूँगा। एक मेथड हमने पढ़ा था डॉट पुश, कि नेम्स डॉट पुश, मान लो किसी ने बाद में एक और नेम ऐड कर दिया यहाँ पे रवि, तो क्या ये नाम मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी रन हो चुका है, उसके बाद मैंने इसको पुश किया है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब मुझे फिर से ये चीज़ रन करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं इसके, फंक्शन रेंडर, और रेंडर के अंदर इस चीज़ को डाल देते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। देन यहाँ पे मैंने रेंडर को कॉल कर दिया, तो अभी तक हमारे पास इतना था। उसके बाद क्या किया मैंने, एक और नया नाम ऐड हो जाता है इस नेम्स के अंदर, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब मुझे फिर से रेंडर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, रेंडर। तो अब क्या होगा, देखो पहले तो ये प्रॉब्लम आई कि ये फिर से पूरा का पूरा रन हो गया, कि सौरभ राहुल मोहित, फिर सौरभ राहुल मोहित रवि, 2 बार रन हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहली प्रॉब्लम तो ये है, वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोड बहुत ज़्यादा हमें लिखना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम ये है कि कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ा, मतलब मुझे एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस बताने पड़ते हैं कि कब क्या करना है। जैसे यहाँ पे एक और नया आइटम आए तो इस तरीके से कॉल करो, या फिर इसको आप कुछ ऐसे चेंज कर सकते हो कि जिसमें सिर्फ एक ही आइटम आए, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक है इस चीज़ को करना। तो बस रिएक्ट इन्हीं कामों को सिंपल कर देता है आपके लिए, आपको हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे, कि आपको पहले एल आई क्रिएट करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। वहाँ पे आपका काम सिंपल हो जाता है, कहाँ पे, रिएक्ट के अंदर। वही चीज़ नोट्स के अंदर भी लिखी हुई है, शो दिस वनीला जेएस पैटर्न दे ऑलरेडी नो, ये पैटर्न आप ऑलरेडी जानते हो। अब वनीला जेएस क्या है, देखो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे रिएक्ट वेरिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिएक्ट जेएस, इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं वेरिएंट्स उसके। तो अभी जब कोई भी वेरिएंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है, सिर्फ आप जो डॉट जेएस करके लिखते आ रहे हो अभी तक, इसको बोलते हैं वनीला जेएस। क्या बोलते हैं इसको, वनीला जेएस, जहाँ पे आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ओके, ये होती है वनीला जेएस। देन ये कोड तो आपको पता ही है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस व्हेन द ऐप हैज़ 50 कंपोनेंट्स ऑल शेयरिंग डेटा। अब मान लो इस ऐप के अंदर क्या है, 50 कंपोनेंट्स हैं, इस वेबसाइट के अंदर 50 इस तरीके से कार्ड्स हैं जिसके अंदर ये सेम डेटा जाना है। यू वुड हैव टू मैनुअली ट्रैक व्हाट चेंज एंड अपडेट द राइट डॉम एलिमेंट्स, इट बिकम्स अनमैनेजेबल फास्ट। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि नेम्स के अंदर कोई चीज़ चेंज होने वाली है, तो मुझे इसको कुछ ऐसे अपडेट करना पड़ेगा कि ये नेम्स वाला जो हमारा लेटेस्ट नाम आया है वो भी यहाँ पे हमारा शो। तो मतलब मैनुअली बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिएक्ट क्या सोल्यूशन देता है, यू डिस्क्राइब व्हाट द यूआई शुड लुक लाइक फॉर अ गिवन स्टेट। अब जब इसका कोड देखो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली इतना समझो, रिएक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। सो अब रिएक्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंपोनेंट्स, आगे देखेंगे हम, दूसरा होता है स्टेट, तीसरी होती है वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अभी सिर्फ थ्योरी समझो, कोड के ऊपर अभी चलते हैं। तो वर्चुअल डॉम क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। एक तो होता है डॉम हमारा, कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आपको पता ही है। एक सेकेंड,
एक होता है हमारा नॉर्मल डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमारा नॉर्मल पेज रहता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये जो वेबसाइट मेरे सामने दिख रही है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। अब इसके अंदर मैं कोई डिव ऐड कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तो उसको मैनिपुलेट में कर सकता हूँ, डॉम मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं। अब इसी तरीके से एक होता है वर्चुअल डॉम। ये किसका कॉन्सेप्ट है? रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है? इसी एक्चुअल डॉम की एक कॉपी होती है। अब डॉम होता क्या है? यही तो होता है ना कि सबसे ऊपर आपका HTML आ गया, ठीक है, फिर HTML के नीचे आपने क्या कर दिया, उसके नीचे बॉडी है, बॉडी के अंदर एक डिव है, इसी को तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। तो इसी डॉम की एक एग्जैक्ट कॉपी और बना लेता है कौन? रिएक्ट। अब हमारे केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ तो कम्प्लीटली मतलब जो मेरा पूरा कोड है वो फिर से चलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट वर्चुअल डॉम में क्या होता है, जो चीज़ें चेंज हुई हैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए आपका फंक्शन रन होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नया नेम पुश किया था रवि, तो सिर्फ इस स्पेसिफिक लाइन के लिए हमारा कोड चेंज होगा। अगेन ऐसा नहीं होगा कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मेरे 3 नाम आए, उसके बाद मैंने फिर से फंक्शन रन किया तो 4 के 4 आ गए। तो वर्चुअल डॉम होता तो क्या होता, वो 3 रहते, उसके बाद सिर्फ चौथा नाम आता रवि। बट क्योंकि वर्चुअल डॉम अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर से ये 4 नाम आता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रिएक्ट। ओके, तो रिएक्ट का बेसिक आइडिया समझ में आया सभी के? यस और नो? बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन को ईजी कर रहे हैं। जैसे अभी डॉम मैनिपुलेट करने के लिए मुझे कुछ इतना सारा कोड लिखना पड़ता है, इसी काम को हम ईजी कर देंगे इसको। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था Node.js इंस्टॉल करने के लिए। अब बात करते हैं Node.js की। Node.js क्या होता है? अब मैं अगर यहाँ पे मान लो एक console.log लिखता हूँ, console.log हे देर, ऐसा मैंने लिख दिया console.log हे देर। इसका आउटपुट कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, कंसोल के अंदर जाना पड़ेगा, हे देर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ब्राउज़र के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं V8 इंजन, V8 इंजन, जिसका काम क्या है? टू रन जावास्क्रिप्ट, टू रन JS। तो मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेव ब्राउज़र के अंदर ये V8 इंजन ऑलरेडी है, तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन हो सकती है। क्या मेरे सिस्टम के पास अभी V8 इंजन है? नहीं है, तो मैं कैसे लेके आऊँगा? ये V8 इंजन हम लेके आ सकते हैं कैसे? बाय इंस्टॉलिंग Node.js। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ Node.js इंस्टॉल करो। Node.js क्या है? बेसिकली V8 इंजन की ही कॉपी है। किसी ने क्या किया, ब्राउज़र के अंदर से V8 इंजन को निकाला, उसकी एक कॉपी बनाई और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे? सर्च करो इंस्टॉल Node.js, पहली वेबसाइट पे जाओ और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर विंडोज़ कर लो आप इसको, अगर आप विंडोज़ पे हो तो चाहो तो आप इन कमांड्स को रन कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मली इसको आप इंस्टॉल करो। ठीक है, अब जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके लोकल सिस्टम में अब आपके पास क्या है, ये V8 इंजन है। मतलब जो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा था अब आपका सिस्टम भी रन कर सकता है। क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ अभी? मतलब इसका आउटपुट देख सकता हूँ? मान लो एक नई फाइल बना लेते हैं, चलो test.js, test.js। ये बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। Node.js क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, console.log हे देर। अब इसको देखने के लिए या तो मुझे कंसोल ओपन करना पड़ेगा, बट इसको मैं रन कर सकता हूँ नॉर्मली। जैसे आप C++ वगैरह आपने रन किया होगा, उसका आउटपुट कहाँ देखते हो आप? टर्मिनल में देखते हो। टर्मिनल पता है सभी को? C++ बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा, उसका आउटपुट कहाँ देखते हो आप? उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, जहाँ पे आप कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो C++ का कोड होता है तो उसका आउटपुट कहाँ देखता हूँ मैं? टर्मिनल में। तो अगर इस जावास्क्रिप्ट का कोड भी मुझे लोकली देखना है, सॉरी इसका आउटपुट जो कि क्या होना चाहिए, हे देयर, तो वो भी देख सकता हूँ मैं। कैसे? यूजिंग टर्मिनल। टर्मिनल कैसे आएगा? ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, देन यहाँ पे टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा, देन यहाँ से न्यू टर्मिनल कर दो। कैसे? टॉप पे 3 डॉट्स, टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल। अब साइड में आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा इस फाइल को। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो आई गेस हमारी कमांड होती है नोड देन फाइल का नाम test.js। तो अब आपको दिख रहा होगा कमांड क्या थी मेरी, नोड देन उसके बाद test.js, मतलब फाइल का नाम। तो जो भी फाइल का नाम आप लिखोगे यहाँ पे उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हे देर। अभी तक मुझे
वेबसाइट के अंदर दिखाई दे रहा था, बट अब कहाँ देख पा रहा हूँ मैं इसको? लोकली अपने टर्मिनल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे मशीन के पास अभी वो V8 इंजन अवेलेबल है। तो Node.js की हेल्प से आप एक काम तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, अगर आपके पास Node.js नहीं होगा तो आप ये आउटपुट यहाँ पर नहीं देख सकते। अगेन कहाँ जाना है? Node.js पे जाना है, इस वेबसाइट पे nodejs.org। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है, बहुत सिंपल है। बाकी मैंने एक वीडियो भी आपको सेंड की हुई है। ओके, तो Node.js का काम समझ में आया सभी का? हर बार फाइल नहीं लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा। बाकी इसके शॉर्टकट्स आते हैं, आपके पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में जाओ, यहाँ पे सर्च करो कोड रनर, वो कर देगा आपका काम सॉल्व। कोड रनर इसको इंस्टॉल कर लो, इससे हो जाएगा। ये ऊपर बटन दिख रहा होगा आपको, ये बटन मिल जाएगा आपको। जैसे ही कोड रनर इंस्टॉल करोगे ये बटन दिख जाएगा ऊपर, इसको प्रेस करो तो ये रन कर देगा आपके लिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Node.js समझ आया सभी के? क्या है Node.js? यस और नो? फटाफट सभी लोग बता दो एक बार, Node.js समझ में आया? अभी नहीं आया कि क्या है Node.js? ओके, तो इंस्टॉल कर लेना सभी लोग। अगेन बिना उसके रिएक्ट नहीं यूज़ कर पाओगे। कंफर्म कैसे करोगे कि इंस्टॉल हो गया? ऐसे लिखोगे यहाँ पे कमांड में, टर्मिनल में node-v लिखो तो आपको वर्जन दिखाई देगा। जैसे मेरा वर्जन कौन सा है? 25.8। अब जरूरी नहीं है यही वर्जन होगा आपके पास, आगे का भी हो सकता है, पीछे का भी हो सकता है, बहुत सारे वर्जन होते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है आपके पास, बट होना चाहिए। ये कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इस कमांड के बाद एरर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। बट हमारा जो मेन पर्पज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ से ऐसा समझो मैं रिएक्ट पे एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है, फिर बताया Node.js क्या है। अब हम एक्चुअल में रिएक्ट के अंदर चल रहे हैं। अब देखो, जो रिएक्ट है ना वो फेसबुक ने बनाया था ओरिजिनली, क्योंकि फेसबुक को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, उनकी भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी फ्रंट एंड में, तो वहाँ के इंजीनियर्स ने क्या किया, रिएक्ट को क्रिएट किया था। तो अब रिएक्ट जब किसी ने क्रिएट किया होगा तो उसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ा होगा, क्योंकि रिएक्ट है क्या बिहाइंड द सीन्स, जावास्क्रिप्ट ही तो है, बट वो कुछ इस तरीके से चीज़ों को चेंज कर देता है कि आपका डेवलपमेंट आसान हो जाता है। तो अब वो तो बहुत सारी फाइल्स रही होंगी, जिसने भी लिखा होगा बहुत सारा कोड रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सारा का सारा कोड अब हमें चाहिए, क्योंकि हम रिएक्ट की कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं ना, तो अब हमें वो चाहिए। तो हम कहाँ से लेके आएंगे? हम लेके आएंगे बंडलर्स से। कहाँ से? बंडलर। बंडलर क्या करते हैं, वो जितना भी कोड था, मतलब जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाने, सॉरी रिएक्ट को एग्जीक्यूट करवाने वाला कोड, क्योंकि रिएक्ट का कोड थोड़ा सा आपको अभी दिखेगा अजीब होता है, तो उसको प्लेन जावास्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, कोड आपका यही रहने वाला है, जो एट द एंड ऑफ द डे आपका कोड बनेगा किस पिट के, यही बन जाता है। बट अब देखो, ये ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती हैं, इसी को आसान बनाया उन्होंने। बट एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, वो उस आसान कोड को इस कॉम्प्लिकेटेड कोड में कन्वर्ट करते हैं। कौन? रिएक्ट। सो वो मुझे चाहिए सारा का सारा सिस्टम, तो कहाँ से लेके आऊँगा? मैं लेके आऊँगा उसको बंडलर से। तो बंडलर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जो सबसे पॉपुलर चल रहा है अभी वो है वीट। तो अगर आप सर्च करोगे वीट सिंपली, तो पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी वीट.dev। ठीक है, क्या मिल जाएगा? वीट.dev। तो इस वेबसाइट में जैसे ही आओगे आप, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो कमांड दिख रही है आपको, npm create वीट एट लेटेस्ट, ये कमांड है एक रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाने की। किसकी कमांड है? रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाने की कमांड है। तो इसको हम रन करते हैं, कहाँ रन करेंगे? टर्मिनल में रन करेंगे। ठीक हो गया। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, मैं कौन से फोल्डर में हूँ? day35 नाम के फोल्डर के अंदर हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाऊंगा तो वो सिंपल फाइल्स नहीं होती है, वो पूरा का पूरा एक फ़ोल्डर बनेगा आपका। जब रिएक्ट का ऐप बनाओगे आप तो पूरा एक फ़ोल्डर बनेगा। जैसे day35 एक फ़ोल्डर है, ऐसे ही वो एक फ़ोल्डर और बनेगा। तो कमांड क्या है? पहले कमांड के ऊपर ध्यान दो। कमांड है npm create वीट एट लेटेस्ट। अब ये जो npm है, npm इज़ नोड पैकेज मैनेजर। अभी जो बातें बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा होगा क्या ही बकवास कर रहा हूँ। नोड पैकेज मैनेजर, npm इज़ नोड पैकेज मैनेजर। इसको ऐसा समझ लो, डेवलपर्स का प्ले स्टोर समझ लो इसको, डेवलपर्स का प्ले स्टोर। किसको? npm। अगर आप npm सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट होगी npmjs.com, npmjs.com। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, समझ लो। ऐप्स मतलब जैसे मैंने आपसे कहा किसी ने रिएक्ट बनाया, उसने रिएक्ट बनाया, रिएक्ट का सारा कोड कहाँ डाल दिया? npm के अंदर। क्यों डाल दिया? ताकि बाकी डेवलपर्स भी वहाँ से उस कोड को डाउनलोड कर सके। तो रिएक्ट का कोड भी कहाँ पड़ा हुआ है? इस npm के अंदर पड़ा हुआ है।
तो हम इसको डायरेक्ट सर्च नहीं करेंगे, सॉरी डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट सर्च करूँगा तो आपको दिख रहा होगा ये पहला वाला, कहाँ चले गया, रिएक्ट दिख रहा है। इसके पर वीक कितने डाउनलोड होते हैं, देखो, रिएक्ट इज़ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेस। तो एनपीएम क्या है, प्ले स्टोर है डेवलपर्स का, यहाँ से मुझे इसको लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, देखो वीकली डाउनलोड देखो इसके बहुत सारे मिलियंस में है। ओके, तो अब इस एनपीएम से मुझे लेके आना है अपने पास इसको, इस कोड को, क्योंकि ये कोड है बहुत सारा। देखो कोड पे क्लिक करो, कोड दिख जाएगा आपको, दिख रहा है कोड। जैसे इस फाइल को ओपन करते हैं, अब ये फाइल को देखो एक बार, फाइल का नाम देखो, रिएक्ट सर्वर डॉट जे एस की फाइल है। तो रिएक्ट कैसे बनी है, रिएक्ट ऐसा नहीं है कि कोई एलियन बना के चला गया, नॉर्मल लोगों ने ही बनाई हुई है वो। देखो सारी की सारी फाइल डॉट जे एस डॉट जे एस डॉट जे एस डॉट जे एस। तो रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। और एनपीएम क्या है, प्ले स्टोर समझ लो। अब यहाँ से ये रिएक्ट का कोड मेरे को चाहिए। अब मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि यहाँ से इसका जिप फोल्डर डाउनलोड करूँगा फिर अनजिप करूँगा, ऐसा नहीं करना है। बस आपको कमांड यूज़ करनी है जो इन्होंने दी थी। क्या कमांड थी, npm create vtet latest, इसको यूज़ करो। तो अब यहाँ पे आते हैं npm create vt @latest, बस इतना कर दो, इधर एंटर करो यहाँ से। तो अब आपको इंटरनेट चाहिए। अब ये क्या पूछेगा, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। अब आप इसको कर दो येस। वो कह रहा है मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो आप कहो येस, हाँ कर लो एकदम इंस्टॉल। अब वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैंने आपसे कहा था ना फोल्डर बनेगा, तो प्रोजेक्ट का नाम हम बोल देते हैं जैसे डेमो प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट का नाम। देन एंटर कर दो फिर से। पैकेज नेम एंटर कर दो, यहाँ पे सेम ही रहने दो इसको। अब देखो सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है हमारे पास। आपको क्या यूज़ करना है, देखो एरो बटन से ऊपर नीचे होगा, ठीक है, जो एरो बटन होते हैं कीबोर्ड में उससे ऊपर नीचे होगा। तो आपको कहाँ लेके आना है इसको, रिएक्ट के अंदर, ठीक है, ऊपर नीचे करो ऐसे, तो रिएक्ट के ऊपर लाओ, देन एंटर कर दो। यहाँ पे सेलेक्ट अ वेरिएंट, टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट कंपाइलर कुछ यूज़ नहीं करना है, आप इसको नीचे लेके आओ, जावास्क्रिप्ट में प्रेस करो जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या है, इसको छोड़ दो, ऐसे ही आप इसको एंटर कर दो। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट, यस। अब आपका स्टार्ट ये हो जाएगा। यहाँ फोल्डर दिख रहा है डेमो प्रोजेक्ट नाम का, जो मैंने नाम दिया था यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट। अब ये फोल्डर यहाँ क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि डाउनलोड होती हैं चीज़ें। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था। तो अब इस npm के अंदर से चीज़ें पुल हो रही हैं, यहाँ से डाउनलोड हो रही हैं चीज़ें, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ तक समझ आया सभी के क्या हो रहा है, यस और नो, कोई डाउट यहाँ तक किसी का। रिएक्ट देखो थोड़ी सी नई चीज़ है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी एडजस्ट करने में स्टार्टिंग, बट एक बार 4-5 एप्लीकेशन जब आप बना लोगे तो यूज टू हो जाओगे। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आप ये HTML CSS की फ़ाइल बना रहे होगे, नहीं, रिएक्ट ही यूज़ करोगे। रिएक्ट के अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं वो यूज़ करोगे, तो रिएक्ट ही यूज़ करोगे। समझ आया फिर नहीं आया बताओ, यस और नो, कुछ रिस्पॉन्स तो दो। आवाज़ कट रही है, वॉइस क्लियर नहीं है क्या, अभी भी क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है? क्या अभी क्लियर है फटाफट? ठीक है, जो मैंने समझाया वहाँ तक तो आ रही होगी ना वॉइस, या फिर वहाँ भी नहीं आई थी? हाँ, तो वो समझ आया मैंने जो समझाया, यस और नो, समझ आया था सभी के जो मैंने कहा अभी तक? ठीक है, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, उसके बाद क्या होता है, अब आपका टर्मिनल कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। देखो ये प्रोजेक्ट बन गया मेरा डेमो प्रोजेक्ट, और टर्मिनल के अंदर कुछ ऐसा आ गया कि वेट दिस रेडी इन 545 मिली सेकेंड, कुछ ऐसा आ रहा है। लोकल, ये कुछ सर्वर का एड्रेस है मेरे पास। देखो हमारी फाइल अभी तक कैसे हम देख रहे थे, लाइव सर्वर की हेल्प से 127.0.0.15500, तो ये इस सर्वर पे चल रही थी। अब रिएक्ट का जो सर्वर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो ये रहता है लोकल होस्ट कोलन 5173। ये क्या है, लोकल होस्ट कोलन 5500, ये है कोलन 5173। इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, या फिर कंट्रोल क्लिक करो, या फिर इसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी मत करना, वैसे विंडोज़ में कर सकते हो आप,
विंडोज़ में कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, ये ओ जस्ट अ सेकेंड ना, मैं क्या कर रहा हूँ अभी समझाता हूँ। ठीक है, यही आया था हमारे पास। तो इसको यहाँ से कॉपी करो या फिर ब्राउज़र में जाके लिख दो इस चीज़ को और कंट्रोल वी करो। अब देखो, ये वेबसाइट एक्चुअल में आपने बनाई है, लोकली आपके पास तो चल रही है, लोकल होस्ट कॉलन 5173, ये आपने ही बनाया, ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट हमने बना दी। देखो एक सिंपल सा काउंटर भी देता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये काउंट इंक्रीज़ होते रहता है। तो पहला रिएक्ट का एप्लीकेशन आपने तैयार कर दिया है एकदम। ओके, इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि अब इसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, पहले तो इस फोल्डर को मैं इंडिपेंडेंटली ओपन कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंटली मतलब यहाँ से इसको बंद करो, फोल्डर के पास जाओ, डे 35 है आई गेस, इसके अंदर ये डेमो प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करते हैं, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब देखो इस फोल्डर को देखना ध्यान से, ये रहा मेरा डेमो प्रोजेक्ट। अभी तक तो आपको सिर्फ 2-3 फाइल्स की आदत है, अब आदत डाल लो आप बहुत सारी फाइल्स की, 40-50 फाइल्स की। तो डेमो प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया, सबसे पहले आपको दिखेगा नोड मॉड्यूल्स, दिख रहा है नोड मॉड्यूल, ये देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ही बड़ा फोल्डर होता है। देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर। तो ये जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, ये बहुत बड़ा फोल्डर होता है। ये क्यों होता है इतना बड़ा, समझाता हूँ आपको। देखो इसका मीम भी बनता है, नोड मॉड्यूल्स मीम। देखो ये सबसे पॉपुलर मीम है इसका, कि हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स सन, वो इतना हैवी है, न्यूट्रॉन स्टार वो इतना हैवी है, ब्लैक होल इतना हैवी है, नोड मॉड्यूल्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही चला गया। तो ये इतना इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों होता है इसके अंदर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा रिएक्ट के अंदर बहुत सारा कोड होता है, जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया कहीं से, कहाँ से इंस्टॉल किया, npm से। अब इसी तरीके से इसमें आपको दिख रहा है डिपेंडेंट्स, मतलब ये इतनी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है गेस। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि रिएक्ट को बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि ओरिजिनली उन इंजीनियर्स ने नहीं बनाया था। जैसे मुझे रिएक्ट यूज़ करना था, तो क्या मैंने रिएक्ट खुद से बनाया, नहीं बनाया। अब इसी तरीके से जिसने रिएक्ट बनाया उसको भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो कि बाहर से लानी पड़ी। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, वही चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अभी इसके ऊपर ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, बस ऐसा समझो ये सारी की सारी चीज़ें काम की है। उसके बाद एक पब्लिक फोल्डर होता है, इसके अंदर आपके ये आइकन्स वगैरह होते हैं। ये आइकन दिख रहा है आपको सबसे ऊपर, देखो दिख रहा है सबसे ऊपर आइकन। ये आइकन कैसा है, यह है ये आइकन। ठीक है, तो पब्लिक के अंदर हमारी इमेजेस है, जो एक्चुअल कोड है वो है SRC के अंदर। SRC के अंदर आओ, app.jsx के अंदर आओ। देखो अब यानी ये HTML भी नहीं है, CSS भी नहीं है, ये है JSX, दिख रहा है .jsx। ठीक है, तो ये रहता है हमारा। अब यहाँ पे आपको कोड भी दिख रहा होगा, जो वहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कहाँ से आया, ये रहा इसका कोड। ठीक है, कंफर्म भी कर लो, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है H1 के अंदर, गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। देखो तो ये है आपका कोड, किसका कोड, रिएक्ट का कोड। तो रिएक्ट के अंदर आपको दिख रहा है ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स हमारे पास हैं। सारी फाइल्स क्या करती हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ, बट क्या यहाँ तक सभी के समझ में आया कि यहाँ तक क्या हुआ। तो रिएक्ट आपका डेवलपमेंट आसान करेगा, तो उसमें रिएक्ट को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो ऐसा घबराना नहीं है इन फाइल्स को देख के। ठीक है, जो आप मेन जहाँ काम करोगे ना वो है आपका SRC फोल्डर, बस आपको इस SRC फोल्डर तक ही सीमित रहना है। अभी जो सबसे मेन है आपके लिए वो SRC फोल्डर ही है। ओके, तो थोड़ा सा नोट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये हमने कर लिया, देखो ओपन टर्मिनल npm इंस्टॉल, जस्ट अ सेकेंड। npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, वैसे तो नहीं है आई गेस, बट देखते हैं एक बार। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारा दिखाई दे रहा है, देखो नोड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे इसका नाम अलग है, वेदर ऐप लिख दिया उसने, हमने लिख दिया अपने प्रोजेक्ट का नाम डेमो प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो नोड मॉड्यूल्स हैं, पब्लिक है, SRC के अंदर आपका मेन काम रहेगा। index.html दिख रहा है, index.html की फ़ाइल रहेगी यहाँ पे भी। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स, कि ब्राउज़र के अंदर अगर कोई वेबसाइट ओपन हो रही है
तो ब्राउज़र सिर्फ 3 चीज़ें में जानता है, एक HTML जानता है, एक CSS जानता है, एक जावास्क्रिप्ट जानता है। ये रिएक्ट उसको कुछ नहीं पता, रिएक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं है। रिएक्ट करता क्या है, रिएक्ट अपने कोड को बाद में कन्वर्ट कर देता है, JS के अंदर ही कन्वर्ट करता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ब्राउज़र कुछ और ही करेगा इस रिएक्ट वाले केस में, नहीं। ब्राउज़र सिर्फ 3 चीज़ें समझता है, HTML CSS JS, उसके अलावा कुछ नहीं समझ आता ब्राउज़र को। ये इतनी हमारी मीटिंग चल रही है, ये भी सब HTML CSS JS ही है और कुछ नहीं है। ओके, सो each file briefly. Index.html single HTML file has one div id root, react mounts everything here. तो ये index.html को एक बार ओपन करो, ठीक है। जैसे हम HTML लिखते हैं वही दिखाई दे रहा है, डॉक टाइप HTML, HTMल लैंग्वेज इंग्लिश, टाइटल डेमो प्रोजेक्ट, हेड, इतना तो हमें पता ही है, बॉडी और स्क्रिप्ट, इतना तो हमें पता ही है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है। देन आपको दिख रहा होगा div id root, इसके अंदर सिर्फ एक div होता है और इसी div के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपकी हो रही है। इसी div के अंदर जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये सब सिंगल div के अंदर हो रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने आपसे कहा था कि ब्राउज़र को सिर्फ HTML समझ आता है। तो ब्राउज़र क्या कर रहा है, ब्राउज़र इसी फाइल को रन कर रहा है, इस HTML फाइल को, ठीक है। तो इस सिंगल div के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ओके, ये बहुत सारा कोड तो दिखाई दे रहा है, बट ऐसा समझो ये कोड पूरा पिघला के गला के कहाँ डाल रहे हैं, इस div के अंदर, जिसकी आईडी क्या है, रूट है। और स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल मैंने आपको कल समझाया था, src/main.jsx, देखो main.jsx ये है, देखो /src। अब आपको ये फोल्डर में भी थोड़ा सा नेविगेट करना आना चाहिए। src/main.jsx मतलब कि एक src नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक main.jsx नाम की फ़ाइल है। src नाम का फोल्डर है, उसके अंदर main.jsx नाम की फ़ाइल है, दिख रहा है आपको ये चीज़। इसके ऊपर भी आते हैं। सो द रूट कंपोनेंट, सॉरी main.jsx एंट्री पॉइंट रेंडर्स द ऐप कंपोनेंट्स इनटू रूट। तो जो main.jsx है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यही आपका क्या करता है, देखो क्या लिखा है, document.getElementById, पता ही है आपको, और रूट किसकी आईडी थी, इसकी आईडी थी रूट, इसको इसने पकड़ा और इसके अंदर इसने कुछ काम कर दिया, .render, कुछ चीज़ आपको रेंडर करनी है। क्या रेंडर करना है, ये रेंडर करना है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसके अंदर, इसको छोड़ दो, बट जो मेन काम है, जो मेन एंट्री पॉइंट है वो कौन है, main.jsx, ठीक हो गया। app.jsx द रूट कंपोनेंट, दिस इज वेयर यू विल वर्क, ठीक है। इस app.jsx के अंदर आपको काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना है अभी के लिए, सिर्फ इस app.jsx को आप छेड़ोगे, इससे बाहर नहीं जाना है। ओके, app.jsx, main.jsx एंट्री पॉइंट, index.html जो ब्राउज़र रन करता है, app.jsx जिसको आप छेड़ोगे। src क्या है, ऑल देयर कोड लिव्स हेयर, तो ये जो src फोल्डर है, जितना भी कोड आप लिखोगे वो src के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। ओपन main.jsx, हमारी main.jsx भी ऐसी दिखाई देती है। दिस फाइल जस्ट सेज फाइंड द रूट div, ठीक है, वही तो लिखा है यहाँ पे। main.jsx में क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, तो जो रूट नाम का div है उसको फाइंड करो एंड रेंडर अवर ऐप कंपोनेंट इनसाइड इट, रेंडर अवर ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट क्या है, अब कंपोनेंट क्या है, देखो कंपोनेंट मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ था आई गेस, कंपोनेंट रीयूजेबल यूआई पीसेस लाइक लेगो ब्लॉक्स। तो अभी ये रीयूजेबल वगैरह छोड़ दो, ऐसा समझो जो मैं फाइल्स बना रहा हूँ, app.jsx ये एक कंपोनेंट है, main.jsx ये एक कंपोनेंट है, जितने भी jsx वाली फाइल्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जो main.jsx है वो क्या कर रहा है, इस app.jsx नाम के कंपोनेंट को माउंट कर रहा है। कहाँ माउंट कर रहा है, रूट के अंदर, देखो क्योंकि app.jsx के अंदर तो सारा काम हो रहा है, तो इसके अंदर का कोड सारा का सारा माउंट कौन कर रहा है, app.jsx, ठीक है। ओके, दे विल नेवर नीड टू टच दिस फाइल, तो इस फाइल के अंदर अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। main.jsx को अभी नहीं छेड़ोगे आप। ओके, क्लीन अप app.jsx, अच्छा यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, इतना बताओ पहले। फाइल्स की जानकारी होनी चाहिए यहाँ तक कि एक बार अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो फाइल्स की जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। सभी क्लियर है यहाँ तक, ग्रेट। और एक चीज़ और ध्यान देना, अभी तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर रनिंग है अभी। देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टर्मिनल आप कैसे ओपन करोगे, नॉर्मल टर्मिनल हम कैसे देख सकते हैं, टर्मिनल मेरा रनिंग तो है, ओह नहीं है, देखो तो देखो अभी मेरा सर्वर रनिंग नहीं है, तो मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा दिस साइन कांट बी रीच्ड। तो आपका सर्वर हमेशा रनिंग रहना चाहिए। सर्वर रनिंग कैसे रहेगा, आपको फिर से ओपन करना है टर्मिनल, 3 डॉट्स टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, टर्मिनल ओपन हो गया,
तो अब ये टर्मिनल मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। कैसे? ये दिख रहा है सेकंड वाला टॉगल पैनल, इस पर क्लिक करो, टर्मिनल को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो ऐसे, और इसको कर दो बंद, ताकि व्यू अच्छा है थोड़ा सा। अब देखो, आपको सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है जो आपने बनाया था। तो मैंने डेमो प्रोजेक्ट बनाया था उस कमांड की हेल्प से, तो उसी के अंदर होना चाहिए। देखो डेस्कटॉप day35/डेमो प्रोजेक्ट, तो इसी के अंदर होना चाहिए। अब एक कमांड रन करनी है यहाँ पे, npm run dev, ये कमांड है, इससे आपका सर्वर चलने लगेगा और आउटपुट ये आना चाहिए कि लोकल दिस। ठीक है, कमांड क्या है? npm run dev। अब इसको ओपन कर लो ब्राउज़र में, जैसे ओपन है ही ऑलरेडी, रिफ़्रेश करो इसको, तो ये आपको पेज अब दिखने लगेगा। तो सर्वर हमेशा रनिंग होना चाहिए। ठीक है, क्लीन अप app.jsx, डिलीट एवरीथिंग एंड स्टार्ट फ्रेश। ठीक है, app.jsx पे चलो, इसको क्लीन करना है, कह रहे हैं इसको क्लीन करना है। जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पूरा हटाओ। कैसे? देखो कहाँ से कहाँ तक हटाना है। ये जो रिटर्न दिख रहा है, रिटर्न के अंदर जितना भी लिखा हुआ है वो सब हटा दो रिटर्न के अंदर। ठीक है, देखो रिटर्न का ये ब्लॉक यहाँ स्टार्ट हुआ पैरेंथेसिस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जाएंगे पूरा यहाँ तक, इसको उड़ा देंगे। ठीक है, अगर कोई साथ साथ कर रहा है तो मेरी तरह करते जाओ, अभी समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे एरर आने लगेंगे कि एम्प्टी पैरेंथेसाइज्ड एक्सप्रेशन, कि रिटर्न के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, तो इसके अंदर कुछ लिख लो। इसके अंदर आप HTML लिखोगे, ठीक है, इस रिटर्न के अंदर। तो आपने अभी तक तो ये पढ़ा था कि रिटर्न तो फंक्शन के अंदर होता है, वो JS की फाइल्स के अंदर होता है, बट जो JSX फाइल होती है इसको हम बोलते हैं XML। ठीक है, इसको आप ना ही जावास्क्रिप्ट कहोगे ना ही HTML कहोगे। जो .jsx एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ये ना ही HTML है ना ही जावास्क्रिप्ट है, इसको हम बोलते हैं XML। ठीक है, XML यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या? ठीक है, चलो बस अगर आप सर्च करोगे XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो अभी, ये जो कोड लिख रहे हो .jsx की फाइल्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं क्या? XML। ठीक है, तो इस रिटर्न के अंदर आपको लिखना है HTML, H1 हे देर। ठीक है, H1 के अंदर लिख दिया हे देर, तो दिख रहा होगा। अब इसके अंदर सिर्फ एक हे देर दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल सेंटर में आता है। अब देखो, इम्पोर्ट रिएक्ट लोगो, रिएक्ट का लोगो मैं लेके आ रहा हूँ, इम्पोर्ट वीट लोगो, तो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाया था, ये सारी चीज़ें याद है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तभी सिखाया था मैंने आपको मॉड्यूल्स के बारे में, कि जैसे इस फाइल के अंदर कुछ हो सकता है, ये फाइल मुझे चाहिए, जैसे asset/react.svg, asset/react.svg। अब ये कहीं और है, यूज़ कहीं और करना है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इन 4 लाइन को हटा देता हूँ ऊपर से, ताकि मेरी CSS भी हट जाए। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो import./app.css, मुझे CSS नहीं चाहिए अभी, CSS यहाँ लिखिए, देखो app.css, तो जो पूरी CSS देख पा रहे हो यहाँ लिखिए, या तो यहाँ से उड़ा दो, इसको पूरा उड़ा देते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ से हटा दो। चलो यहाँ से नहीं हटाते, वहाँ से हटा दी मैंने, पूरी CSS जो लिखी थी हटा दी, और यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। तो index.css, 2 फाइलें देखो CSS की, तो index.css के अंदर से भी सारी चीज़ें उड़ा दो। तो अब क्या होगा, जो आपकी HTML आप अभी तक देखते हुए आ रहे हो वो आपको दिखाई देने लगी है, एकदम सिंपल। रिएक्ट को हमने एकदम बना दिया सिंपल, जो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी वो हट गई हैं। ओके, मैंने क्या किया, index.css से सारी चीज़ें हटा दी, app.css से सारी चीज़ें हटा दी, और app.jsx के अंदर जो बहुत सारा कोड लिखा हुआ था वो हटाया, यहाँ पे लिख दिया H1 हे देर। तो अब मेरे पेज के अंदर सिर्फ दिखाई दे रहा है एक हेडिंग टैग जिसके अंदर लिखा हुआ है हे देर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यहाँ तक किसी का कोई डाउट कि यहाँ तक क्या हुआ? बस थोड़ा सा इससे यूज टू हो जाओ मल्टीपल फाइल से, ऐसा घबराना नहीं है बहुत सारी फाइल्स देख के। ठीक है, उससे थोड़ा यूज टू हो जाओ। ऐसा समझो बहुत सारी फाइल्स हैं वो आपस में बात कर रही हैं। कैसे बात कर रही हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हेल्प से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं एकदम। तो हमने इसको क्लीन अप भी कर दिया इस तरीके से। पेज अपडेट्स इंस्टेंटली, दैट स्वीट्स हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, नो मैनुअल रिफ्रेश एवर। तो अभी जो सारा का सारा कोड आया ना, ये आया हमारे वीट की हेल्प से, जो मैंने कमांड वहाँ पे लिखी थी npm create वीट @latest। तो वीट की हेल्प से ये सारी की सारी फाइल्स आई, ये सारा का सारा कोड मेरे पास आया। ओके,
तो इसका एक फीचर और है कि मैं जैसे ही कोई चेंज करूँगा ये खुद से रिफ़्रेश हो जाएगा, मतलब पेज मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हे देयर लिखता हूँ रिएक्ट, तो वो रिएक्ट देखने के लिए मुझे पेज को खुद से रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा। ओके ओके, तो ये तो आपको पता ही है। JSX लुक्स लाइक HTML। देखो जो JSX का कोड होता है वो लगता तो HTML की तरह ही है कि हाँ यार HTML ही तो है, H1 वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली जावास्क्रिप्ट। अब देखो यही यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, जो JSX है ये होता जावास्क्रिप्ट है, लगता है HTML की तरह है बट होता जावास्क्रिप्ट है। तो समझो कि फेसबुक के इंजीनियर्स कितने स्मार्ट होंगे, उन्होंने कितना कोड लिखा होगा, कैसे लिखा होगा कि ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होके जावास्क्रिप्ट में ही बन जाती है, ये HTML भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। ओके, तो थोड़ा अप्रिशिएशन तो बनता है उनका भी। बेबल कन्वर्ट्स इट टू रेगुलर JS फंक्शन कॉल्स बिहाइंड द सीन्स। तो ये बेबल क्या है? सो बेबल हम कह सकते हैं एक कंपाइलर समझ लो आप, ठीक है, एक कंपाइलर। ये जो कोड मैंने लिखा इसको जावास्क्रिप्ट में कौन कन्वर्ट करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा बेबल, ठीक है। बेबल कहाँ है? बेबल बैबल जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, BABEL। बेबल कहाँ से आया? रिएक्ट के हेल्प से। तो बेबल का जो स्पेसिफिकली काम है वो यही है, क्या है कि इसको कन्वर्ट करके JS में कन्वर्ट करो इस कोड को। अब ये लग तो HTML की तरह रहा है बट है एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट। तो ये कन्वर्जन का काम कौन कर रहा है? बेबल कर रहा है, ठीक है। बेबल बैबल जो भी बोलना है, ये है इसकी स्पेलिंग, BABEL। कन्वर्ट्स इट टू रेगुलर JS फंक्शन कॉल्स बिहाइंड द सीन्स। ओके, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यूज़ करना है। वट यू राइट कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू H1 हेलो, ये आपका एक एलिमेंट हो गया। वट इट एक्चुअली बिकम्स, ये एक्चुअल में क्या है जो मैंने लिखा H1 हे देयर रिएक्ट, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बन गया कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है? H1, उसके अंदर लिखना क्या है? हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। ओके, बाकी हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है। दे नेवर नीड टू राइट क्रिएट एलिमेंट। अब आपको खुद से क्रिएट एलिमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, आपको बस बनाते ले जाना है H1 div इमेज जो यूज़ करना है आपको। JSX हैंडल इट्स, तो जो XML है वो इसको हैंडल करता है, बट नोइंग दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड व्हाई JSX हैज सर्टेन रूल्स। अब JSX के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि JSX के अंदर आपको जो बनाया वो लिख दिया आपने, एरर्स भी आते हैं इसके अंदर। ओके, तो उन एरर्स को फिक्स करना भी आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कोड लिखना कैसे है। ओके, सो JSX रूल्स कि JSX के अंदर काम कैसे करना है। मस्ट रिटर्न वन पेरेंट एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर रिटर्न तो लिखा, रिटर्न आप लेकिन एक ही चीज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे H1 के बाद एक और H1 लिख दूँ कि हे देयर, पहले ही यहाँ पे पूरा लाल पीला हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एरर कि एडजेसेंट JSX एलिमेंट्स मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग। वो कह रहा है कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ये दो आपने कहाँ रिटर्न कर दी, आप रिटर्न कर सकते हो सिर्फ एक। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कि सिर्फ एक ही रिटर्न कर सकता हूँ मैं एलिमेंट, बट मैं तो अब बड़ी फाइल बनाऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी फाइल बनाऊंगा, तो ये कैसे सॉल्व करूँगा? तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, मैंने कहा एक ही रिटर्न कर सकते हैं ना, तो एक पेरेंट एलिमेंट बना लेते हैं, एक डिव बना लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? रिटर्न तो एक ही डिव कर रहा हूँ ना, उस डिव के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, उससे आपको क्या करना है? डिव तो एक ही रिटर्न हो रहा है, तो एक डिव रिटर्न होगा, बट लेकिन ऐसा नहीं कि एक डिव के अंदर दूसरा डिव बना दिया, फिर नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही डिव के अंदर होना चाहिए सारा काम, या फिर एक ही एलिमेंट, डिव हो, पैराग्राफ हो, स्पैन हो, इमेज हो, एक ही होना चाहिए रिटर्न के अंदर। तो पहला रूल तो ये हो गया। अगला रूल क्या है? यूज़ फ्रैगमेंट टू अवॉइड एक्स्ट्रा डिव। अगर आप चाहते हो कि ये डिव एक्स्ट्रा ही है, डिव की ज़रूरत नहीं है, तो ये डिव को भी हटा दो यहाँ से, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट, ठीक है, इससे भी हमारा काम हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट, कि ये कोई टैग नहीं है, बस एम्प्टी है, एक समझ लो एक एम्प्टी पेरेंट है, ठीक है ना, इसके अंदर डिव लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है, बट एक टैग है, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट। ओके, फ्रैगमेंट आपको पता है। ओके, सो क्लास नेम नॉट क्लास। अभी तक हम क्लास कैसे लिखते थे? अगर किसी एलिमेंट को मुझे क्लास देनी है तो मैं ऐसे लिखता था, H1 को अगर कोई क्लास देनी है तो मैं लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू दिस, बट यहाँ पे क्लास की जगह हो जाता है क्लास नेम, ठीक है, क्लास की जगह क्या हो जाता है? क्लास नेम। अगर इसको मुझे कोई क्लास देनी है तो मैं लिखूँगा क्लास नेम, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और क्या रूल है? इसके अलावा हमारे पास हो गया सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स यहाँ पे कैसे क्लोज होते हैं? मान लो मेरे पास एक इमेज टैग है, तो इमेज टैग ऐसे क्लोज होगा, ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगा के। HTML में ऐसे क्लोज हो जाता है सेल्फ क्लोजिंग, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। इमेज के पास अपना कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है ना, ऐसे इनपुट के पास नहीं होता है, तो ये क्लोज कैसे होते हैं? ऐसे स्लैश। अगर आप ये स्लैश हटा दोगे तो एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे स्लैश लगाना, ठीक है, ये रूल पता होना चाहिए।
जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस इन JSX। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हटाते हैं यहाँ से जो लिखा हुआ है। एक मान लो मैंने वेरिएबल बनाया, सबसे पहले तो रिटर्न के अंदर सिर्फ HTML आएगा, रिटर्न के अंदर वेरिएबल नहीं बनाना है कि पता चला यहाँ लिख दिया कॉन्स्ट, नहीं, गलत हो जाएगा। कहाँ लिखना है? इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, रिटर्न से पहले, कि कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, किसका नेम लिखे, लेट से सूरज, सूरज। अब ये नेम मुझे यहाँ पे दिखाना है, जैसे ये नेम मुझे दिखाना है हे देयर सूरज, तो कैसे दिखाऊंगा? क्या ऐसे लिखूँगा हे देयर नेम, मतलब कोई वेरिएबल का नाम दिखाना है जैसे, तो हे देयर नेम लिखूँगा? नहीं, हे देयर नेम लिख के आ जाएगा ये, तो इसमें तो प्रॉब्लम है। तो कैसे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। देखो नेम लिखा, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बन गया अब वेरिएबल। तो नेम नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो लिख के आ जाएगा यहाँ पे, हे देयर सूरज। देखो आसान हो गया काम, लग रहा है आसान। अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है इसमें। सिर्फ इतना काम करने के लिए आपको पता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर ये फिर वो, यहाँ पे फिर सिर्फ मैंने सिंपल लिखा हे देयर कर्ली ब्रैकेट नेम। नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट से इजी है, यस और नो? सिर्फ अगर मैं डॉम मैनिपुलेशन की बात करूँ तो सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, आई नो, बट एक बार सेटअप अगर हो गया, JS में डॉलर नेम, हाँ JS में भी होता है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। लेकिन JS में आपको क्या करना पड़ता है? पहले ये एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है आपको कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये H1 को सेलेक्ट करो, फिर वो अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल, फिर देन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, बहुत सारा काम होता है। बट इसमें क्या है, ये मैंने HTML लिखी, HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिखी, क्या मैं कभी HTML के साथ नॉर्मली जावास्क्रिप्ट लिख पाता? ये मान लो HTML की फाइल है, यहाँ कर सकते हैं ऐसा कि हे देयर नेम, यहाँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये चीज़ समझनी है, मैं यहाँ पे HTML और JS को मिक्स कर सकता हूँ, एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट ही है वो, ठीक है। एनीथिंग इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे, ये तो बाकी तो HTML है, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ओके। कर्ली ब्रैकेट के अंदर, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स, मैथ्स, टर्नरीज, फंक्शन कॉल, स्टेटमेंट्स, इफ़, फॉर, जो आपको यूज़ करना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज़ करोगे, ठीक है। स्टाइल्स इन JSX, अब इसमें स्टाइल कैसे यूज़ करोगे आप? अब स्टाइल का भी इसमें थोड़ा सा अलग तरीका है। अगर आपको इनलाइन स्टाइल यूज़ करनी है बेसिकली, तो मैं लिखूँगा जैसे स्टाइल, तो ऑलरेडी आपको कर्ली ब्रैकेट दिख गए होंगे। तो अब इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो स्टाइल्स होती है ना, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होती है। जो इसके अंदर स्टाइल होती है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे कि कॉन्स्ट H1 इज इक्वल टू, मान लो कुछ स्टाइल लिखी मैंने, बट उसको मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, इनलाइन स्टाइल के लिए। ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आप ऐसे लिखोगे, बैकग्राउंड कलर रेड, ऐसे। देन मैं फाइनली इसके अंदर लिख सकता हूँ कि H1, क्योंकि उसी के अंदर मैंने स्टाइल लिखा हुआ है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है, इस तरीके से अलग से वेरिएबल नहीं बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एक और हमारा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया स्टाइलिंग के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। देखो, क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट था, H1 एक ऑब्जेक्ट था, मैंने सिंगल के अंदर H1 लिख दिया। अब क्योंकि मैं सेपरेट वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्टाइल के अंदर एक नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट जो तो यूज़ करना ही है। उसके बाद अगर सेपरेट वेरिएबल नहीं है तो एक बार और, अब यहाँ पे आप लिख दो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ऑरेंज। तो जनरली 2 बार कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर वेरिएबल के अंदर स्टाइल लिखी हुई है तो सिर्फ एक बार से काम हो जाएगा। बेसिकली स्टाइल इसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। बाकी आप अलग से फाइल बनाओगे, जैसे index.css, app.css, अलग से फाइल तो आप बना ही रहे हो, ठीक है, बट ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही था रिएक्ट। बताओ कोई डाउट? पहला दिन है, आई नो थोड़ा सा वियर्ड लगेगी, थोड़ा नहीं बहुत वियर्ड होगा।